हेलो बच्चों, दिस इज जे अहमद, योर फिजिक्स टीचर फ्रॉम सेंट्रल पब्लिक स्कूल. In the previous lecture, we studied about the most famous Ohm's law, which was given by George Simon Ohm. और हमने उसमें क्या देखा था कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में एक डायरेक्ट रिलेशन है एंड द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग अ सर्किट. उसके बाद हमने फॉर्मूले पढ़े थे तीन चार उसमें. जो ओम्स लॉ से हमारा फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, V इक्वल्स टू आई इंटू आर. फिर हमने पढ़ा था उसी से I इक्वल्स टू वी अपॉन आर एंड R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई. जो R था हमारा वो था रेसिस्टेंस, जो कि एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, जो कि इस लेक्चर में तो नहीं, अगले लेक्चर में हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे. अब हम जानते हैं ओम्स लॉ का जो ग्राफ बनता है, ओम्स लॉ में हम एनकाउंटर करेंगे ग्राफ के बारे में. तो उसका ग्राफ कैसे बनाना है वो देखते हैं. तो वो देखते हैं हम कि ओम्स लॉ का ग्राफ कैसे बनाए. तो एनसीईआरटी ने जो हमसे कहा है वो वी आई ग्राफ है हमारा. ठीक है, वी आई. अब इसका मतलब है कि हमको वी जो लेना है वो वाई में लेना है और आई जो लेना है वो एक्स में लेना है. ठीक है, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अभी हम चल रहे हैं. अभी हमारा सारा अभी जो चल रहा है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अभी चल रहे हैं हम लोग. तो सपोज एक एग्जांपल लेकर हम समझते हैं कि हम हमारे पास कोई कंडक्टर है. अब हमने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा था कि करंट और वोल्टेज में डायरेक्ट रिलेशन है एंड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. याद होगा मैंने आपको बताया था कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट ना रहे कंडक्टर का तो ओम्स लॉ हमारा अप्लाई नहीं हो पाएगा कंडक्टर में. ठीक है, तो अगर 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई करा है, करंट उस समय 1 एम्पियर था. जब हमने 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा तो करंट डबल हो गया, क्योंकि वोल्टेज डबल हो रहा है तो करंट भी डबल हो रहा है. फिर वोल्टेज 3 गुना करा हमने, 6 वोल्ट करा तो करंट भी 3 गुना हो गया. फिर उसके बाद हमने प्लॉट किया, एक्स में लिया हमने करंट और वाई में लिया हमने वोल्टेज. ठीक है, अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अभी हम लोग चल रहे हैं. मैं बार बार ये बोल रहा हूँ एनसीईआरटी में ऐसे ही अभी. इसके बाद एक्चुअल में क्या होना चाहिए वो भी हम पढ़ेंगे. तो करंट हमने प्लॉट किया. अब यहाँ पे हमने वैल्यू रखा, ग्राफ प्लॉट करने आपको आता ही होगा, 1 2 3 और यहाँ पे 2 4 6. अब पहला पॉइंट हमारा क्या है, 2 और 1. लीनियर इक्वेशन में आपने ग्राफ प्लॉट करना सीखा होगा. ठीक है, मैथ्स में तो वैसा ही कुछ करना है हमें. तो पहला पॉइंट हमारा ये, दूसरा ये, तीसरा ये. जब हम तीनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा हमें. अब ये ही ग्राफ हमारा है ओम्स लॉ का ग्राफ. तो ओम्स लॉ में वी आई ग्राफ हमेशा हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा और जो इंक्लाइंड होगा एक्स और करंट एक्सिस के से इंक्लाइंड होगा किसी खास एंगल पे और वो स्ट्रेट लाइन होगा. ठीक है, अब ये ग्राफ हमें तभी मिलेगा जब ओम्स लॉ वेरीफाइड होगा, जब ओम्स लॉ लग रहा होगा किसी कंडक्टर में. अगर ओम्स लॉ कंडक्टर में एप्लीकेबल नहीं है, यानी टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा है, तो उस केस में हमारा ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा. मे भी हो सकता है वो कोई कर्व मिले, हो सकता है वो पैराबोला मिल जाए, हो सकता है वो ऐसा कुछ मिल जाए, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा हमें. ठीक है, अब एक यहाँ पे बात होती है, नाइन्थ क्लास में भी हमने पढ़ा था स्लोप क्या कहते हैं. स्लोप क्या होता है, हर ग्राफ का स्लोप. जैसे कि हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो क्या मिलता है हमें, वेलोसिटी. और स्लोप का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, द क्वांटिटी अलोंग वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी अलोंग द एक्स एक्सिस. तो अभी इस केस में स्लोप का हमारा फॉर्मूला क्या है, द क्वांटिटी अलोंग द वाई एक्सिस अपॉन क्वांटिटी अलोंग द एक्स एक्सिस. जनरल फॉर्मूला स्लोप का हमारा है, स्लोप जो होता है हमारा वो होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1. अगर किसी ग्राफ का हमको स्लोप निकालना है तो उस ग्राफ के y को पहले माइनस कर लो. y कौन सा, ये एक्सिस हमारा. अभी y में हमारा क्या है, वोल्टेज है हमारा. तो y किसी भी पॉइंट को हम चुन सकते हैं, इन दोनों पॉइंट को चुन सकते हैं या इन दोनों पॉइंट को. ठीक है, तो इसके y को पहले माइनस कर लो और फिर उसके बाद उन्हीं दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के x का माइनस कर लो और दोनों को डिवाइड कर लो तो हमारा स्लोप आ जाएगा. ठीक है, अब इस vi ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालना चाहें तो y में क्या हमारा वोल्टेज है, यानी v2 माइनस वी1 होगा, और x में क्या है हमारा करंट है, तो I2 माइनस I1 होगा. अब ये चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन चेंज इन करंट. अब V अपॉन I मतलब यहां से इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर मेरा V है और नीचे I है, और V अपॉन I हमको क्या देता है, रेसिस्टेंस. जो ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था, ओम्स लॉ के 3 फॉर्मूले हमने पढ़े थे, वो क्या क्या थे,
v इज इक्वल्स टू आई आर पिछले क्लास में। फिर वहां से हमने पढ़ा था I इक्वल्स टू वी अपॉन आर, और R इक्वल्स टू पढ़ा था हमने V अपॉन आई। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि अगर इस ग्राफ का स्लोप हम निकाल रहे हैं तो वो V अपॉन आई आ रहा है, और V अपॉन आई क्या होता है हमारा रेसिस्टेंस। यानी VI ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालते हैं तो जो क्वांटिटी हमको मिलेगी वो मिलेगी हमको रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो अगर एग्जाम में आपको कोई भी ग्राफ दिया जाता है VI ग्राफ, ठीक है, Y और X पे ध्यान देंगे। अगर Y में मेरा अगर वोल्टेज है और X में अगर मेरा करंट है, ठीक है, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमारा होगा रेसिस्टेंस। अब इसको निकालेंगे कैसे? तो निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लो सपोज इस ग्राफ का स्लोप निकालना है हमको, तो स्लोप का फॉर्मूला मैंने अभी क्या बताया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। किसी को भी y, सपोज मैं इसको y2 मान रहा हूं, आप इसको भी मान सकते हो। यहाँ पे y का वैल्यू 4 है और y1 का वैल्यू क्या है मेरा 2। ये मेरा x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 2। उसके बाद क्या है मेरा x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 1। अब ये हम करेंगे तो वो 2 अपॉन 1 यानी 2। यानी इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो 2 होगा, और स्लोप हमको वीआई ग्राफ का क्या देता है, रेसिस्टेंस। मतलब जिस भी कंडक्टर के बारे में यहाँ पे ग्राफ था, ये उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस जो है हमारा वो 2 ओम है। और ये हमेशा 2 आएगा क्योंकि ओम्स लॉ जब वेरीफाई होगा तो रेसिस्टेंस हमारा क्या होगा, कांस्टेंट। ओम्स लॉ में जो कांस्टेंट टर्म आता है वो आता है रेसिस्टेंस। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा रेसिस्टेंस, ये हमारा कांस्टेंट यहाँ पे निकल गया। तो ग्राफिकल क्वेश्चन भी बोर्ड में आते हैं, आपको ग्राफ दे दिया जाएगा पॉइंट प्लॉट करके और बोला जाएगा कि रेसिस्टेंस निकालिए या इस ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट कीजिए। तो बस हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी v2 माइनस v1 अपॉन i2 माइनस i1। अब सपोज स्लोप का मतलब एक और चीज भी होता है, स्लोप का मतलब होता है ये एंगल, ठीक है। अब सपोज आपको एग्जाम्स में अगर आपको कुछ ऐसा ग्राफ दे दिया जाए, इधर दिस इज द v एंड दिस इज द i, और ये दो ग्राफ दिए हुए हैं। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए एक किसी एक कंडक्टर के लिए ये ग्राफ है हमारा, दूसरे कंडक्टर के लिए ये वाला लाइन है हमारा। पूछा जाए कि बताइए इसमें से दोनों में से रेसिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, तो यहाँ पे तो या तो हम स्लोप निकाल लेंगे, अगर हमको डायरेक्ट बस देख के बताना हो इन दोनों में से किस वाले कंडक्टर का रेसिस्टेंस ज्यादा है, तो हम बस एंगल देखेंगे। इस वाले का एंगल इतना है, ऊपर वाले का, नीचे वाले का एंगल इतना है। जिसका एंगल ज्यादा होता है ग्राफ में उसका स्लोप भी ज्यादा होता है, कैलकुलेट करने से उसका ऑटोमेटिकली ज्यादा निकलेगा। यानी अगर सपोज ये कंडक्टर मेरा फर्स्ट था और ये कंडक्टर सेकंड था, तो यानी रेसिस्टेंस हियर द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर 1 विल बी ग्रेटर देन द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर 2। कब? जब वी ग्राफ दिया हो। ये ध्यान रखना हमको, ये कब एप्लीकेबल हो, जब y में मेरा v हो और x में मेरा i हो, तब हमारा ऊपर वाला जो होगा उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, नीचे वाले जो ग्राफ है हमारा उसका रेसिस्टेंस कम होगा। अगर इसी में 3 दे दे, सपोज एक और ऐसे तीसरा लाइन दे दे, तो वो और क्योंकि इसका एंगल और कम है, इतना है ये, तो इस वाले का रेसिस्टेंस और भी कम होगा। यानी सबसे ऊपर वाले का रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा, उसके नीचे वाले का उसके कम, उसके नीचे वाले का उससे भी कम, ठीक है। अभी क्वेश्चन कुछ आते हैं इसमें कि ओम्स लॉ के ग्राफ से हमको ओम्स लॉ के ग्राफ के स्लोप से हमको क्या मिलता है, रेसिस्टेंस। ओम्स लॉ में कांस्टेंट क्या आता है, रेसिस्टेंस आता है। ओम्स लॉ में वेरिएबल टर्म्स कौन से होते हैं, तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब ये जो बातें हैं सारी ये एनसीईआरटी ने हमसे बताई है, एनसीईआरटी में आपको यही ग्राफ मिलेगा, ठीक है। अब हम आते हैं एक्चुअल में क्या होना चाहिए। एक्चुअल में जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं वो क्या होना चाहिए वो देखते हैं, एक्चुअल केस क्या देखते हैं, जो दूसरे किताबों में भी आपको मिलेगा। स्टैंडर्ड्स बुक जैसे एससी वर्मा आप पढ़ोगे तो उसमें अब मैं जो ग्राफ बताने जा रहा हूँ वो ग्राफ उसमें मिलेगा, देखते हैं। तो आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट किसी को होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, ठीक है, या कॉल करके भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो अगर किसी तरह का कोई डाउट हो आपका तो। अब 9th क्लास में जिसको भी मैंने पढ़ाया है फिजिक्स, वहां पे मैंने ग्राफ के बारे में ये बताया था कि अगर कोई ग्राफ प्लॉट करना है हमें तो एक्स में हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं। जैसे हम लोग वीटी ग्राफ प्लॉट करते थे वहां पे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो एक्स में हमेशा टाइम लेते थे, ठीक है।
और टाइम हमारा क्या था, यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी था, तो यहाँ पे टाइम लेते थे और यहाँ पे लेते थे हम लोग वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन ओम्स लॉ में जो अभी हमने ग्राफ देखा, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि एक्चुअल रिलेशन जो है हमारा वो है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, नॉट द वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट। हियर द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज वोल्टेज एंड करंट इज डिपेंडेंट ऑन इट। अब हमसे एनसीईआरटी ये कहना चाह रही है कि ये दोनों चीज सेम है। अब एनसीईआरटी ने ऐसा इसलिए किया, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी के राइटर्स को बेवकूफ बोल सकते, उन्होंने आसान बनाने के लिए कर दिया, ऐसा कि 10th के बच्चे हैं, ज्यादा 10th के लेवल के लिए ही उन्होंने बताया था, बताया है उसमें बुक में। और मतलब उन्होंने कहा कि अभी 10th के लिए आप मान सकते हो कि ये दोनों चीजें सेम है, लेकिन हायर क्लासेस में ये दोनों चीजें सेम नहीं होती हैं, ठीक है। तो कई जो हमारी स्टैंडर्ड्स बुक है फिजिक्स की, अच्छी अच्छी बुक्स हैं, उसमें एक्चुअल ग्राफ बनाया हुआ है, और उसमें जो ग्राफ है वो है मेरा आईवी ग्राफ, या इसको भी वीआई ग्राफ ही बहुत सारे लोग बोल देते हैं। अब इसको, इसमें क्या है, क्योंकि हमारा जो वोल्टेज है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और एक्चुअल में वोल्टेज को ही एक्स में होना चाहिए, ना कि करंट को, जो कि एनसीईआरटी ने पिछले वाले ग्राफ में मैंने क्या दिया था, शो किया था कि एनसीईआरटी ने जो करा है वो एक्स एक्सिस में करंट को लिया है और वाई एक्सिस में लिया है वोल्टेज को, लेकिन एक्चुअल में एक्स में होना किसको चाहिए, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, एंड हियर द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज द वोल्टेज। सो वोल्टेज शुड बी अलोंग द एक्स एक्सिस। तो ये हमारा हो गया वोल्टेज V, और ये हमारा हो गया करंट I। अब यहां भी हम एक टेबल बनाएंगे वैसा ही, और अलग अलग वोल्टेज वही मैं वैल्यू वही ले रहा हूं जो मैंने पिछले में लिया था, ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। आप दूसरे वैल्यू पे भी चेक कर सकते हो, सभी में ग्राफ्स आपको सेम मिलेंगे। इसमें भी वैल्यूज हम लोग प्लॉट करेंगे यहाँ पे। अब इसमें वोल्टेज 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, एंड हियर इज द 6 वोल्ट, हियर 1 एम्पियर, this second one is the 2 ampere, and the third one is the 3 ampere, and if we plot all the points and join all the points we got a straight line। इसमें भी हमको ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। अब इसमें फर्क थोड़ा क्या आता है वो देखते हैं हम लोग, जो कि ऐसा क्वेश्चन कई बार क्या होता है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसमें भी हमको ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। तो हमने क्या देखा कि चाहे हम आईबी ग्राफ प्लॉट करें चाहे वीआई ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ में हम अगर ओम्स लॉ वेरीफाइड है, यानी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है हमारा, तो हमको ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही मिलने वाला है, ठीक है। अब इसका स्लोप अगर निकालने जाएं तो स्लोप का मैंने फॉर्मूला क्या बताया, स्लोप का फॉर्मूला मैंने बताया था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से किसी ग्राफ का भी स्लोप निकाल सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि स्लोप बस इसी का निकलता है, 9th में भी हमने पढ़ा है स्लोप। तो अब इस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, तो इस ग्राफ में क्या है, इस ग्राफ का स्लोप में जो y में है हमारा वो करंट है, यानी i2 माइनस i1 हो जाएगा, और x में क्या है मेरा v है वोल्टेज, यानी v2 माइनस v1। यानी यहां से हमको ये समझ में आ रहा है कि ऊपर मेरा I होगा और नीचे V होगा, लेकिन ओम्स लॉ में क्या है, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, और यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है I अपॉन V। अगर इसको रेसिप्रोकल कर दें 1 अपॉन R इक्वल्स टू I अपॉन V। अब देखो यहाँ पे ये I अपॉन V यहाँ भी, यानी ये किसके बराबर है हमारा 1 अपॉन R के। तो अगर एक्चुअल ग्राफ जो कि हमारा IV ग्राफ है, जो कि सही में होना चाहिए, अगर उसको प्लॉट करते हैं हम, तो हमारा जो स्लोप आएगा वो रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टेंस आएगा, रेसिस्टेंस नहीं आएगा। बस ध्यान देने वाली बात यही थी यहाँ, कि अगर हम आईवी ग्राफ प्लॉट करते हैं जो कि एक्चुअल में होना चाहिए, जो सही में होना चाहिए वैसा ही, जो कि कुछ बुक्स में भी आपको मिलेंगे, तो अगर इसका स्लोप हम निकालते हैं तो इस स्लोप में, इसके स्लोप में हमको मिलेगा 1 अपॉन रेसिस्टेंस। अब इसका स्लोप निकालने के बाद अगर हमसे पूछा जाता है रेसिस्टेंस बताइए, सपोज इसका स्लोप आपको आता है, आपने इसका स्लोप किसी ग्राफ का कैलकुलेट किया, इसी का निकालते हैं हम लोग स्लोप, तो I2 2 और I1 1, V2 4 अपॉन 2, ये क्या आ जाएगा मेरा 1 अपॉन 2, ये मेरा 1 अपॉन R है। अगर हमको R चाहिए तो इसको रेसिप्रोकल करना होगा, यानी R 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, दिस इंप्लाइज R इज इक्वल्स टू 2 ओम। मतलब फिर इसको पलटना होगा,
ठीक है, तो यही फर्क है। और एक और फर्क क्या आता है, जो मैंने पिछले वाले ग्राफ में बताया था, अगर ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है, अगर आपको तीन ऐसे लाइन दे दिया गया, तीन ऐसे लाइन दे दिया गया आपको, ये कंडक्टर 1, 2 और 3, तो जब वी ग्राफ था तो क्या था, ऊपर वाले का रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा, उससे नीचे वाले का उससे कम, उससे नीचे वाले का उससे कम, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये IV ग्राफ है और इसमें रेसिप्रोकल निकलना है, अब एक बात आप सोचो, एक बात आप सोचो, ये कि अगर 2, 3 और 4 आपके पास तीन नंबर है, तो जाहिर सा बात है 4 बड़ा है, 3 छोटा है और 2 उससे भी छोटा है। लेकिन इसी का रेसिप्रोकल अगर हम करते हैं 1/2, 1/3 और 1/4, तो इसमें केस उल्टा हो जाएगा। रेसिप्रोकल करेंगे तो अब सबसे बड़ा ये होगा, उससे छोटा हमारा, और सबसे छोटा, यानी अगर कोई नंबर एक्चुअल में बड़ा है, रेसिप्रोकल करेंगे तो वो सबसे छोटा हो जाएगा। यानी इस केस में क्या होगा, हमारा जो सबसे कम रेसिस्टेंस वाला जो मेरा वायर होगा वो सबसे ऊपर होगा उसका ग्राफ, उससे उससे ज्यादा वाला उससे नीचे, उससे ज्यादा वाला उससे नीचे। यानी जो सबसे नीचे ग्राफ होगा, जो सबसे नीचे वाला लाइन होगा, उस वाले वायर का रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। यानी इस केस में हमारा जो है R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। तो इन दोनों बातों का ख्याल रखना होगा। ऐसे क्वेश्चंस कम आते हैं इस टॉपिक पे, लेकिन अगर आप आए तो आपको घबराना नहीं है, बस ध्यान आपको देना है कि हमें y में क्या दिया है और x में क्या दिया है। जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में वो एनसीईआरटी पैटर्न पे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जो हमारा दिया है वो क्या दिया है, वी ग्राफ, यानी y में वोल्टेज और x में हमारा करंट। तो उसका स्लोप आपको पता ही चल गया, पिछले इसके पहले वाले में मैंने बताया था रेसिस्टेंस, और उसमें ऊपर वाले का सबसे ज्यादा, उससे नीचे वाले का उससे कम, उससे नीचे वाले का उससे कम। लेकिन अगर एनसीईआरटी ट्रिकी, अगर सीबीएसई हमारा क्वेश्चन ट्रिक करता है, अगर हम हमसे दिमागी खेल खेलना चाहता है तो ऐसा भी कर सकता है वो। और इस केस में हमारा जो होगा, सबसे नीचे वाले का रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा, उससे ऊपर वाले का उससे कम, उससे ऊपर वाले का उससे कम। ये हमारा था हमारा ओम्स लॉ का ग्राफ, ठीक है। आई होप आपको ये काफी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।